आज हम हिंदी साहित्य के गद्य भाग में बाबू गुलाब राय द्वारा रचित निबंध भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। निबंधकार गुलाब राय जी के द्वारा रचित भारतीय संस्कृति के अंगों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम पिछली बार भारतीय संस्कृति के अंग आध्यात्मिकता, समन्वय बुद्धि और वर्णाश्रम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय के बारे में चर्चा करेंगे। इन गुणों को इसलिए रखा ही गया है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना है और करुणा, मैत्री तथा विनय अहिंसा व्रत के पालन में सहायक होते हैं। हिंसा केवल वध करने में नहीं होती है, वरन किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरों का जी दुखाने में भी। इसलिए हमारे यहाँ सत्य ब्रूयात के साथ प्रियम ब्रूयात का पाठ पढ़ाया गया है। हमारे यहाँ पर भारत में अप्रिय सत्य बोलने का निषेध है ना। हमारे यहाँ सत्य ऐसा बोला जाता है जो हमें प्रिय लगे, जो अच्छा न लगे ऐसा सत्य बोलने के लिए निषेध है। मैत्री बराबर वालों के प्रति और विनय बड़ों के प्रति, किंतु हमको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विनय और विनम्रता अपनों से बड़ों के प्रति प्रदर्शित की जाती है और विनय शिष्टाचार का एक अंग है, उसको अत्यंत आवश्यक माना गया है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया। विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मण। विनय भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। असांस्कृतिक लोग ही उद्यत होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में विनय सभ्य और सुसंस्कृत होने का प्रमाण है। असभ्य लोग ही उद्दंड और अविनयी होते हैं। तो हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ब्राह्मणों के लिए विद्यावान होने के साथ साथ विनयशील होना भी आवश्यक बताया है और विनयशील होना भारतीय संस्कृति का विशेष गुण है। विनय सभ्य और सुसंस्कृत होने का प्रमाण है। तो यहाँ पर लेखक ने अहिंसा, करुणा, मैत्री, विनय भारतीय संस्कृति के मूल गुण हैं और इससे अहिंसा की भावना के पालन में सहायता मिलती है, ऐसा लेखक ने यहाँ पर बताया है। आगे देखिए, अगला अंग है प्रकृति प्रेम। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ पर सभी ऋतुएं समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रकृति ने भारत के प्रति अपार कृपा और उदारता का प्रदर्शन किया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। भारत में 6 ऋतुएं मानी गई हैं और ये सब ऋतुएं अपने समय समय पर आती है और बहुत समय तक यहाँ बनी रहती है और प्रत्येक ऋतु में उसके अनुसार फूल और फल उत्पन्न होते हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ पर धूप और वर्षा खूब होती है और इसी कारण यहाँ की जो धरती है हरी भरी रहती है और नई नई फसलें उगती है। यहाँ नागाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है। भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय स्थित है। इसका सौंदर्य कवि को हमेशा आकर्षित करता रहा है। यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी, यहाँ की जो नदियाँ हैं
वह मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर बनावटी प्रकाश और ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर सब कुछ स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते थे। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। भारतीय ऋषि मुनि वनों में तपस्या करते रहते थे। यहाँ वृक्षों को सींचना पवित्र माना गया है। सूर्य और चंद्रमा का प्रतिदिन दर्शन करना तथा किसी विशेष कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ के पशु पक्षी, लता, गुल्म, वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए हैं। तभी तो शकुंतला के पति गृह जाते समय जाने की उन सबों से आज्ञा चाहते हैं। पशु पक्षी, पेड़, बेले, तपोवन जीवन के अंग के रूप में यहाँ के निवासी मनुष्यों के समान ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण शकुंतला के अपने पति के घर जाते समय महर्षि कण्व ने वहाँ के पशु पक्षियों, वृक्षों, लताओं से भी उसको वहाँ से जाने की आज्ञा देने के लिए कहा था। पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याए, फूल पात तोड़ती नहीं गहने हुके चाय। जब तू फूलन के दिवस आवत सुखदान, फूली अंग समाती नहीं उत्सव करत महान। जो यह जाति शकुंतला आज पिया के गेह, आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित स्नेह। तो अब आगे देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में इतने में ही संकुचित नहीं है। पारिवारिकता पर भी हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भारत की जो संस्कृति है उसकी जो विशेषता है वो यहीं तक सीमित नहीं है। उसका जितना वर्णन किया जा चुका है उसमें और भी अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में सामाजिकता की अपेक्षा परिवारवाद को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में आनंद की भावना को प्रधानता दी गई है, दुख को उतना महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शोकांत नाटकों का निषेध है। हमारे यहाँ पर जो रचनाएं रची जाती हैं उसमें उसका जो अंत है वह कभी भी दुखद नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने भी नाटक होते हैं, जो रचनाएं होती है, उनका अंत सुखांत होता है। भारत में आतिथ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि को भी देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को देवता मानकर उसकी पूजा, उसका सत्कार करने का निर्देश हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है। हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत के विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है। समन्वयशीलता ने एक दूसरे में मिल जाना, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग है वह हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो हमारी संस्कृति है
वह मुस्लिम देशों और अंग्रेजी संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण कुछ समस्याएं अवश्य उत्पन्न हुई है। इन संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति से मेल होने की प्रक्रिया चली आ रही है। भारत इन दोनों संस्कृतियों के प्रभाव से अलग नहीं रह सकता है। भारतीय संस्कृति में इनका विलय, इनका मिलना समन्वय की भावना के द्वारा किया जाना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम इन संस्कृतियों से उतना ही लें जितने से हमारी संस्कृति में विकृति न हो, हमारी संस्कृति में कोई बुराई न आए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सके, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी संस्कृति अच्छी हो या बुरी, दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, उसे लज्जित होने की कोई बात नहीं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमारी संस्कृति कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, उस पर हमें लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्वित होना चाहिए। वह दूसरी संस्कृतियों के जैसी हो या न हो, हमें उससे प्रेम अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी गुण के बारे में बताया है और समन्वय के द्वारा हमने अनेक संस्कृतियों को अपनी संस्कृति में आत्मसात किया है ना, उसे स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आए और हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया है। यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं है, हमारे कीर्तन आदि महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्रार्थना सभाओं में धर्म में एकत्व की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आई है। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व दिया गया है। पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना भी मूर्खता होगी, किंतु पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयकर होगा। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन परिवार को खोकर समाज को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में अपना सम्मान बनाना श्रेष्ठ होता है। भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना जातीय व्यक्ति को तिलांजलि देना होगा। हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए, और न ही व्यक्ति को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का आदर भाव भी न रहे। पारिवारिक एकता पर कुठाराघात हो। कपड़े और जूतों की सभ्यता, कम से कम कपड़ा पहनने और नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है, किंतु उसे अपने यहाँ के चौका पूजा ग्रहों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिए। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की है। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अधिक अनुकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके तो उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए। अंग्रेजी संस्कृति में भी सफाई और समय की पाबंदी की बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखते हुए समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए।
समन्वय द्वारा ही संस्कृति क्रमशः उन्नति कर रही है और आज भी हमें उसे समन्वयशील बनाना है। तो यहाँ पर लेखक ने समन्वय पर जोर दिया है, किंतु अपनी अच्छी बातों की उपेक्षा के प्रति सचेत भी किया है। यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति की बातों का त्याग समन्वय नहीं कहा है ना, वह मूर्खता होगी। उन्होंने बताया कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति के नियमों को ध्यान में रखना है, हमारी भारतीय संस्कृति को के नियमों का पालन करना है। और दूसरी संस्कृति में भी यदि कुछ अच्छी बातें दी हुई है तो आपको उसे ग्रहण करना है, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर अब हम इस पाठ से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, निबंधात्मक प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 3 भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंगों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, और प्रश्न नंबर 4 भारतीय संस्कृति में प्रकृति प्रेम की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न नंबर 1 संस्कृति के बाह्य स्वरूप में किन बातों को स्थान दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।